आप सभी लोगों का सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कर रहे हैं और सारी ज्योग्राफी हम एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट करेंगे। देखिए, एमसीक्यू के थ्रू आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एकदम कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही सवाल आपके सामने आएगा तो एकदम से आपके दिमाग में क्लिक होगा कि ये मैंने तब पढ़ा था या मुझसे तब गलत हुआ था। तो ऐसे एमसीक्यू के थ्रू हम पढ़ते हैं तो वो हम उसे ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं, हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा अपवाह तंत्र के ऊपर जो पार्ट 1 है, एक और वीडियो आएगा इस पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी किस टाइप की नदी का उदाहरण है? तो गंगा नदी उदाहरण है आपका पूर्ववर्ती नदी का, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र क्या होता है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र होता है जैसे कि ये मान लो कोई ज़मीन है, तो यहाँ से नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब धीरे धीरे यहाँ प्लेट टेक्टोनिक की वजह से या डिग्रेड जो इस यहाँ पे नदियाँ जो निक्षालन करती हैं उसकी वजह से ये ज़मीन पर्वत बनने लगी, ऐसे पर्वत की तरह बढ़ने लगी। लेकिन नदियों का जो स्थल है, वो जो बहाव है वो इसी तरफ है और वो पहाड़ को काट के भी इसी तरफ बह रही हैं। यानी पहाड़ में होके भी वो रास्ता अपना वही उसी इलाके से बना रही हैं। तो इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अनुवर्ती नदियाँ वो होती हैं जो अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। तो इस टाइप से अनुवर्ती नदियाँ उस टाइप की होती हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ जो अपना रास्ता उसी इलाके से रखती हैं। जैसे हिमालय की नदियाँ हैं वो पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। और इन नदियों के द्वारा अक्सर गार्ज महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। गार्ज महाखड्ड तो वही होते हैं ना, जैसे कोई पर्वत है तो उसमें होके नदी प्रवाहित हो रही है तो जहाँ प्रवाहित होगी वहाँ गार्ज बना देगी। हो सकता है वहाँ उसके आगे रास्ते में रुकावट आ जाए इस तरफ, तो फिर मुड़ेगी, फिर इस तरफ बहेगी, लेकिन निकल के उसी रास्ते उसी जो टेरेन है उसी से निकल के जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो जो बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो वो है पद्मा। पद्मा को गंगा नदी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं तो मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। पद्मा हो गई गंगा आपकी और ये हो गई ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में और गंगा को पद्मा बोलते हैं, और दोनों मिल जाएंगी तो यहाँ से मेघना बोलेंगे फिर इसको। तो मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गंगा प्रवाह की कुल लंबाई का 2415 किलोमीटर भारत में है। और दूसरा कथन है गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं। 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है, उसमें से 2415 किलोमीटर है वो अकेले भारत में है। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर होगा दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो अभी मैंने बताया था सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके गिरती हैं मेघना नाम से, तो वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है जिसका ज़्यादातर पार्ट है वो बांग्लादेश में है और उसका 1/3 हिस्सा है वो इंडिया में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो पहला कथन है, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। दूसरा है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। और तीसरा कथन है, अलकनंदा एवं बद्रीनाथ से बहती है। अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ से होकर बहती है। तो राइट आंसर है आपका, ये तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी। 1 2 3 तीनों सही है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम होता है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों का संगम होता है। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, और ये दोनों ही मिलके बनाती हैं गंगा। यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो बद्रीनाथ का मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के तट पे है। तो याद रखना है, केदारनाथ मंदाकिनी हो जाएगा और बद्रीनाथ अलकनंदा हो जाएगा। पूछने के लिए आता है, कभी सुमेलित करने के लिए पूछ लिए जाते हैं।
आपकी यहाँ से नदियों से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, मैं गारंटी करती हूँ आपको, एकदम बस वीडियो को फॉलो करते रहें। और भागीरथी का उद्गम होता है, तो भागीरथी का नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो भागीरथी नदी का उद्गम है वो गोमुख से होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सोन नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से बहकर आती है विंध्यन सतपुड़ा रेंज से। और ये शारदा है, ये हिमालय से निकलती है। काली नदी है जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। तो वहाँ नेपाल में ये काली है, जब नीचे उत्तर प्रदेश में ये आती है तो इसको शारदा बोलने लगते हैं, फिर आगे जाके इसी को सरयू बोलते हैं। और जो रामगंगा है ये भी उत्तराखंड में है। तो जो गोमती है ये पीलीभीत से निकलती है, तो ये मैदान से ही बनती है ये नदी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये गोमती ताल फुलर झील है पीलीभीत में, वहां से निकलती है गोमती नदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है वो आपको बताना है। तो यमुना की सहायक नदी नहीं है वो है रामगंगा। जो रामगंगा है ये गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तराखंड में है। और ये बेतवा, केन और चंबल, ये तीनों ही यमुना की सहायक नदी हैं। बेतवा केन के लिए तो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, वो भी चलाया जा रहा है। इसके बीच में कौन सा टाइगर रिजर्व है वो पड़ रहा है, तो हमेशा विवाद में रहता है, तो वो आपको जाके देखना है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम होता है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो बंदरपुक्ष से है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बंदरपुक्ष। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है बंदरपुक्ष के निकट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। तो इनमें से जो यमुना से नहीं मिलती है वो है सोन। सोन है ये सीधे गंगा में जाके मिलती है पटना के पास में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न है बहुत थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन है ये उत्तर की तरफ बहती है। देखिए, गंगा ऐसे बह रही है इस तरीके से, और ये ऐसे बह के मिलती है पटना में, तो ये इसका प्रवाह है इधर की तरफ है, तो ये उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो सोन यहाँ पे सीधे गंगा में मिल जाती है और यमुना आपकी ऐसे आके मिलती है गंगा में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी है ये उत्तर वाहिनी है और ये एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जो गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो इनमें से जो पठार या पर्वत श्रेणियां दी हैं, इनमें से एक है जो सोन और यमुना के बीच जो पानी का विभाजन है वो कर देती है। यानी ये मान लो ये वो पर्वत श्रेणी है, कैमूर है, इन दोनों का विभाजन करती है। तो मान लो ये कैमूर है, तो सोन ऐसे बह रही है और यमुना ऐसे बह के आ रही है, तो इधर की नदियां इधर मिल जा रही हैं और इधर की नदियां इसमें मिल जा रही हैं। तो ये इन दोनों की नदियों के विभाजक का कार्य कर रहा है। तो कैमूर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पटों में संकीर्ण और समांतर क्रम श्रेणी से होकर प्रवाहित होती हैं। नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले यू टर्न लेती है। तो यू टर्न क्यों बनता है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होगा तिब्बत से इस तरह बहती है और फिर जैसे इंडिया में जैसे अरुणाचल में आती है तो इस तरह मुड़ जाती है, तो ये यू टर्न हो गया। तो ये किस कारण से है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अच्छे संघीय नमन के कारण। यहाँ से जो हिमालय है उस यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ उसको एक प्रवेश मिलता है, गार्ज है यहाँ पे, यहाँ से वो एंट्री करती है, तो यही कारण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और यहाँ से जैसे ये आपकी ऐसे बह के आ रही है ब्रह्मपुत्र और यहाँ से ऐसे मुड़ी, और हिमालय भी आपका इस तरीके से यहाँ गार्ज मिली इसको एक, तो ऐसे ऐसे ये यहाँ से एंट्री ले गई और फिर यहाँ पे आपका हिमालय इस तरह से है, तो इस तरफ ये नहीं बह पाती, इसीलिए इस तरफ मुड़ जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में यरलुंग जांगवो किस नाम से जाना जाता है। ये नदी का नाम है यरलुंग जांगवो। तो भारत में ये नदी कौन सी है, तो ये नदी है आपकी भारत में जो है यरलुंग जांगवो जिसको बोलते हैं। तो ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है यरलुंग जांगवो नदी। ये अंशी ग्लेशियर से निकलती है पश्चिमी तिब्बत के,
और अरुणाचल प्रदेश में ये सियांग नाम से प्रवेश करती है। ध्यान रखना है सियांग, इसके बहुत नाम चेंज होंगे। ये तिब्बत में सांगपो है और यरलुंग जांगवो भी इसका नाम है। और फिर ये इंडिया में आएगी तो सियांग कहलाएगी, और जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री मारेगी तो ये जमुना हो जाएगी, और फिर ये गंगा के साथ मिलेगी यानी पद्मा के साथ मिलेगी तो ये मेघना हो जाती हैं दोनों मिलके। तो कितने नाम हो गए, सांगपो और यरलुंग जांगबो, दो तिब्बत में हो गए, और सियांग है ये इंडिया में हो गया इसका नाम, और फिर ये बांग्लादेश में एंट्री मारती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना, और जब ये गंगा यानी पद्मा के साथ मिल जाती है तो बन जाती है मेघना। तो इतने नाम हैं, आपको कोई भी नाम देके कंफ्यूज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। देखिए मानस नदी है ये आसाम से प्रवाहित होती है, मनास नेशनल पार्क भी है यहाँ से, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन डी। अब पूछा जा सकता है ये कौन से हैंड की ट्रिब्यूटरी है, तो आपकी ब्रह्मपुत्र इस तरीके से बह रही है, मानो यहाँ से निकली और ऐसे यू टर्न लेके ऐसे बह रही है, तो ये असम से बीच से बह रही है, तो इधर से भी असम से ऐसे मनास मिलती है इसमें आके। तो मनास कौन से हैंड की ट्रिब्यूटरी हो गई, तो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनास है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं, अभी हाल मैंने बताया था आपको। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित देशों में से ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र किन किन देशों से है, तो देखिए तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी या नदियां हैं, तो इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं, यानी एक है या सारी हैं, तो ये सारी ही नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ज्योग्राफी का सवाल इन वीडियो से अलग नहीं जाएगा, अपवाद तंत्र में आपको इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपको मध्यकालीन भारत अपना सिलेबस फास्टली कवर करना है तो आप मध्यकालीन भारत हमारे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ भी आपको एमसीक्यू के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, 3 स्तर के सवाल हैं वहाँ पे सीधे। देखिए किसी भी पेपर में 3 तरह के सवाल आते हैं, एक तो फैक्ट बेस, दूसरा आता है कॉन्सेप्ट, और तीसरा होता है आपका कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट वाले हैं ये सवाल बहुत टफ माने जाते हैं, ये सवाल इजी हैं, ये टफ हैं, लेकिन ये बहुत टफ हैं। यहाँ आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उसमें तीनों तरीके से आपके सवाल कवर किए गए हैं, तो आप वहाँ जाके मध्यकालीन भारत देख सकते हैं, लगभग कवर होने को है। पूर्व मध्यकाल तो पढ़ने का तरीका बहुत जानना जरूरी है बहुत अच्छे से, क्योंकि पूर्व मध्यकाल में बहुत ज़्यादा राजवंश हैं, आप एक एक लाइन पढ़ेंगे बहुत मुश्किल होगा, तो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही कवर करने होते हैं, उसी हिसाब से मैंने वहाँ पर सारे MCQ बनाए हैं। तो क्रेजी कॉम्पिटिटर नाम से हमारा चैनल है, आप वहाँ जाके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। तो अभी सवाल देखते हैं, इरावदी नदी का उद्गम क्षेत्र है ये कहाँ पे है, तो इरावदी नदी का उद्गम क्षेत्र है ये तिब्बत का पठार है। देखिए तिब्बत के पठार से 7 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, जिसमें इरावदी नदी भी एक प्रमुख है, ये ब्रह्मपुत्र से होके प्रवाहित होती है, भारत से भी ये थोड़ा टच करती है, तो इरावदी नदी है वो इसका उद्गम है तिब्बत में, और तिब्बत से निकलने वाली 7 प्रमुख नदियाँ हैं, उनका नाम भी मैं अभी आपको बताऊंगी। अगला प्रश्न है, वांग हो नदी या पीत नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो वांग हो या पीत नदी है ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आप 7 नदियां आप नोट कर सकते हैं जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं मुख्य, तो पहली है उसमें यांगची नदी यानी चेंगजियांग नदी, और दूसरी है वांग हो या पीत नदी, और तीसरी है सिंधु नदी, और चौथी है सतलज नदी, और 5वीं है ब्रह्मपुत्र नदी, और 6वीं है मेकांग नदी, और 7वीं है इरावदी नदी। तो ये 7 नदियां हैं, ये तिब्बत के पठार से निकलती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको काम क्या करना है, ये 7 नदियां आप नोट कर लो, आप एटलस खोलो, उसमें देखो ये किन किन देश से प्रवाहित होती हैं, फिर ये किस सागर में गिर रही हैं, और किस देश में ये कोई डेल्टा बना रही हैं, तो वो आपको देखना है, और प्लस इनकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ, तो आपके बहुत सारे सवाल यहाँ से कवर हो जाएंगे एकदम, कभी आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा।
तो ये आप जाको एटलस में ज़रूर देखना है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? देखिए शब्दों पे ध्यान देना है यहाँ पे कि नर्मदा नदी जो पश्चिम की तरफ बहती है उसका कारण पूछा है, वो आपको बताना है। हो सकता है सारे ही ऑप्शन इसमें आपको सही लगें, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है कि पूरब की तरफ बहने का उसका कारण, पश्चिम की तरफ बहने का उसका कारण क्या है। सारी नदियाँ पूरब की तरफ बह रही हैं, वो पश्चिम की तरफ क्यों बह रही है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 कथन है। ये एक भ्रंश घाटी में विस्तृत है, यानी जो एक रेखीय भ्रंश घाटी है सतपुड़ा विंध्य रेंज के बीच, उसमें ये प्रवाहित हो रही है। दूसरा कथन है, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये बिल्कुल सही है, विंध्य सतपुड़ा के बीच बहती है, कथन ये सही है दूसरा भी। और तीसरा है, भूमि का ढालान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो देखिए यहाँ आपको पूछा क्या गया है कि ये नदी पश्चिम की तरफ क्यों बहती है। मान लेते हैं दूसरा कथन सही है कि ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, लेकिन इसका ये नहीं हो जाता है कि ये पश्चिम की तरफ बहेगी। हो सकता है विंध्य सतपुड़ा के बीच बहे नदी इधर की तरफ बह ले, कारण ये नहीं हुआ इसका पश्चिम की तरफ बहने का। और तीसरा कथन देखते हैं, भूमि का ढाल मध्य भारत में पश्चिम की ओर है, ऐसा नहीं है, इधर से नदियाँ बहुत सारी इधर की ओर भी बह रही हैं, तो ये नहीं मान सकते कि पूरा ढाल पश्चिम की ओर है। तो कथन इसमें सही होगा केवल एक सही, क्योंकि ये रेखीय भ्रंश घाटी से बहती है, जो भ्रंश घाटी है बस उसका ढाल पश्चिम की तरफ है। तो ये शब्दों पे ध्यान देना, ये सवाल कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, आपको लगेगा तीनों सही है, लेकिन तीनों नहीं है सही। आप ये चेक भी कर सकते हैं, ये आईएएस का सवाल है, 2013 में ये सवाल पूछा गया था आईएएस में। तो चाहे तो वहाँ आंसर की में आप जाके चेक कर सकते हैं, इसका आंसर है वो ऑप्शन ए सही होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको एकदम पकड़ लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है ऑप्शन सी नर्मदा है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुअरी बनाती है। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब आपको बताना है जो पूर्वी घाट में भी एक नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी पूर्वी घाट की नदियां अक्सर सारी डेल्टा बनाती हैं सामान्यतः, लेकिन एक नदी पूर्वी घाट की डेल्टा नहीं बनाती है, वहाँ से सवाल आता है, आप वो जाके एटलस में सर्च करेंगे और उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर पलामू जिले के चंदवा गांव के पास से होता है? तो ये नदी कौन सी आपको बताना है जिसका उद्गम होता है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से चंदवा नामक गांव से? तो ये नदी है आपकी दामोदर नदी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दामोदर। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरकंटक नदी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक नदी से जो उद्गम होता है उसका राइट आंसर है आपका नर्मदा नदी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महानदी का आपका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है, सिहवा के निकट। विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। तो महानदी के बारे में ये देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट कथन। और ये तिब्बत है, ये भी मध्य प्रदेश से ही इसका उद्गम होता है इसका भी। तो भेड़ाघाट से, तो सॉरी भेड़ाघाट से नर्मदा का होता है। अमरकंटक में भेड़ाघाट के निकट से नर्मदा निकलती है, और तिब्बत भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। ये आपको देखना है ये किस जगह से निकलती है उसका नाम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो गए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।